नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के प्रमुख सैनिक समाचार, पूर्व सैनिकों से रिलेटेड समाचार और जॉब से रिलेटेड जानकारी है, उसको आप तक साझा करेंगे। आप पहली बार इस चैनल में विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको इस तरह के अपडेट कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो पहली खबर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है 8th पे कमीशन से लेकर कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के आई गुड न्यूज। वेबसाइट हुई लॉन्च, 18 सवालों पर सरकार ने आपकी राय मांगी हुई है। तो 8th पे कमीशन को लेकर के सरकार के द्वारा 8cpc.gov.in नाम का वेबसाइट लॉन्च किया गया है और अब लोगों से यहाँ पे राय मांगी गई है। 18 सवालों वाली एक प्रश्नावली के जरिए ली जा रही है। यहाँ प्रश्नावली mygov.in पोर्टल पर उपलब्ध है। आगे मैं 8cpc से रिलेटेड जो वेबसाइट है उसमें भी आपको विजिट कराऊंगा, उसमें भी आपको दिखाऊंगा कि क्या है उसमें। मंत्रालय, विभाग और केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों, न्यायिक अधिकारी, कोर्ट के कर्मचारी, नियामक संस्थाओं के सदस्य, कर्मचारी और पेंशनरों के संघ, शोधकर्ता, शिक्षाविद और आम लोग भी इसमें अपनी राय दे सकते हैं। तो 8वें वेतन आयोग के तहत एक वेबसाइट लॉन्च की गई है। इस बयान में कहा गया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की बेहतर जानकारी के लिए विचार, राय, इनपुट यहाँ पर मांगे गए हैं और ये सभी जो इनपुट हैं mygov.in वेब पोर्टल पर होस्ट किए गए हैं। 18 सवालों वाले एक प्रश्नावली के माध्यम से एक संरचित तरीके से मांगे जा रहे हैं। मंत्रालयों, विभागों, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों, सरकार के कर्मचारियों, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों, न्यायिक अधिकारियों, अदालतों के अधिकारियों, कर्मचारियों, नियामक निकायों के सदस्यों, सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संघों या यूनियनों, पेंशन भोगियों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और व्यक्तियों से प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की जाती है। अगला है कि क्या है आखिरी तारीख। 8वें वेतन आयोग में बताया गया है कि जवाब देने वाले का नाम गुप्त यानी कि सीक्रेट रखा जाएगा। दूसरा है कि प्रश्नावली के जवाबों का विश्लेषण किया जाएगा और उन्हें किसी भी व्यक्ति विशेष से न जोड़ते हुए सामूहिक रूप से सार्वजनिक किया जाएगा। तीसरा है कि 8वें वेतन आयोग में कहा गया है कि प्रतिक्रियाएं जमा करने की आखिरी तारीख 16 मार्च 2026 है। सभी प्रतिक्रियाएं mygov पोर्टल के माध्यम से ही होनी है। कागज आधारित भौतिक प्रतिक्रियाएं, ईमेल या फिर PDF प्रतिक्रियाएं स्वीकार नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है कि प्रश्नावली में शामिल प्रमुख सवाल क्या क्या हैं। विकास, महंगाई और वित्तीय विचारों के बीच 8वें वेतन आयोग को किस मार्गदर्शक सिद्धांत पर चलना चाहिए। दूसरा है कि वेतन संशोधन में फिटमेंट फैक्टर का क्या मतलब होना चाहिए। तीसरा है कि वेतनमानों में इंक्रीमेंट कैसे तय होनी चाहिए। चौथा है कि उच्च स्तरीय सरकारी वेतन को कैसे बेंचमार्क किया जाना चाहिए। और लास्ट है कि क्या 8वें वेतन आयोग की बकाये का भुगतान जनवरी 2026 से किया जाएगा। इस तरह के प्रश्नावली यहाँ पर प्रमुख रहेंगे। अब जो भी पूर्व सैनिक हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वहाँ भी इस वेबसाइट पे विजिट करें और अपने जो भी पॉइंट हैं, जैसे कि इक्वल MSP है, उससे रिलेटेड आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपने क्वेश्चन करें, जिससे कि उनको भी लगे कि हाँ यहाँ बात या इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। डिसेबिलिटी पेंशन है या जो भी आपको लगता है आप वहाँ पर दे सकते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन से रिलेटेड जो भी आपकी कमियाँ हैं उनको भी आप वहाँ पर बता सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे 8वां वेतन आयोग कमीशन से रिलेटेड जो वेबसाइट उनके द्वारा क्रिएट की गई है उसका डिटेल्स है, जिसमें कि सबसे पहले टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया गया है। दूसरा है कि सेंट्रल पे कमीशंस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। 8th पे कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। मेमोरेंडम सबमिशन से रिलेटेड है और 8th पे कमीशन ऑनलाइन डाटा पोर्टल से संबंधित इसमें जानकारी दी गई। सबसे पहले टर्म ऑफ रेफरेंस की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 6th पे कमीशन में क्या रिपोर्ट्स थी, 7th पे कमीशन के अंतर्गत क्या क्या है उसकी यहाँ पर PDF दिया गया है, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो है 8th पे कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या यहाँ पर रहेंगे, कैसे राइज कर सकते हैं, उसके संबंध में यहाँ पर डिटेल्स दी गई है। तीसरा जो यहाँ पे है 8th पे कमीशन के मेमोरेंडम से रिलेटेड यहाँ पर जानकारी दी गई है इसके बारे में। चौथा है 8th पे कमीशन ऑनलाइन डाटा पोर्टल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। पांचवा है टर्म ऑफ रेफरेंस, इसके क्या क्या है, यदि आपको पढ़ना है या उससे रिलेटेड जानकारी लेनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर जानकारी दी गई है 8th पे कमीशन रिलेटेड जो वेबसाइट है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। बाकी और डिटेल्स आप इस पेपर में पढ़ना चाहते हैं तो और जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं
इनको भी आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगली खबर 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड है, जिसमें कि पूर्व सैनिकों ने अपना प्रतिनिधित्व यहाँ पे मांगा है। अपना जो नुमाइंदा है भेजने की बात यहाँ पे की गई है। देहरादून से खबर है, पूर्व सैनिक संघर्ष समिति की बैठक में 8वें वेतन आयोग में पूर्व सैनिकों का एक प्रतिनिधि शामिल करने की मांग की गई है। बैठक में ओआरओपी 2 की विसंगतियों पर चर्चा करते हुए वक्ताओं ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, ऐसा न दोहराया जाए, इसके लिए आयोग में उनका पक्ष सुना जाना अनिवार्य है। क्लेमेंट टाउन स्थित वेल रोड पर रविवार को समिति के अध्यक्ष कैप्टन आलम सिंह भंडारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व सैनिकों ने स्थानीय नेताओं और अधिकारियों के व्यवहार पर गहरी नाराजगी जताई। अध्यक्ष ने कहा कि मंचों पर तो पूर्व सैनिकों के हित की बड़ी बड़ी बातें की जाती, इन नेताओं के द्वारा हकीकत कुछ और है। और उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे क्षेत्र की या फिर पूर्व सैनिकों की समस्याएं लेकर किसी राजनेता या अधिकारी के पास जाते हैं तो समाधान मिलने के बजाय उन्हें डांट लिया जाता है और वे बिखर पड़ते हैं। यहाँ उदासीन रवैया चिंताजनक है। सूबेदार मेजर जयपाल सिंह रावत ने ईसीएचएस और पैनल वाले अस्पतालों में पूर्व सैनिकों को हो रही परेशानियों पर भी चिंता व्यक्त की। तो यहाँ पर पूर्व सैनिकों ने अपने प्रतिनिधि की मांग की है। जीसीओआर की बात यहाँ पे की गई है कि उनके साथ जो ओआरओपी में विसंगतियां हुई थी, उस टाइप की घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगली खबर भी पूर्व सैनिकों के वेलफेयर से रिलेटेड है कि एम्स गुवाहाटी पूर्व सैनिकों और उनके परिवार को विशेष स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। गुवाहाटी यानी कि असम से खबर है कि अधिकारियों ने बताया कि एम्स गुवाहाटी सरकार की ईसीएचएस के तहत पूर्व सैनिक कर्मियों और उनके परिवारों को विशेष स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है। इस संबंध में एम्स गुवाहाटी ने शुक्रवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस सहयोग से पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है। बयान में कहा गया है कि इस समझौते का उद्देश्य पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल तक पहुँच को सुगम बनाना है। इससे इस क्षेत्र में पूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सहायता तंत्र को मजबूत जा सके। अगली खबर, अरुणाचल के गवर्नर ने पूर्व सैनिकों के लिए कल्याणकारी उपायों की समीक्षा की गई है। और अरुणाचल के जो गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनाइक सेवानिवृत्त ने पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों की भलाई, पुनर्वास और रोजगार सहायता पर ध्यान देने के साथ राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा किए गए कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उपाय हैं, उनकी यहाँ पे समीक्षा की है। 8 फरवरी को जारी एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार राज्यपाल ने कल्याणकारी योजनाओं में, जिसमें कि वीर नारियों और दिग्गजों की परिवारों के लिए सहायता तथा सशस्त्र बलों और सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय से संबंधित मुद्दों पर राज्य सैनिक बोर्ड के निदेशक और सचिव एयर कमांडोज आरडी मोसाबी सेवानिवृत्ति के साथ विस्तृत चर्चा की। अपने पूर्व साथियों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए पन्नायक ने कल्याणकारी योजनाओं, वित्तीय सहायता और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के समय पर कार्यान्वयन के माध्यम से पूर्व सैनिकों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश में तैनात भारतीय सशस्त्र बल इकाइयों के सहयोग से पूर्व सैनिकों की रैलियां आयोजित करने का भी सुझाव दिया, ताकि सैनिक समुदाय के साथ व्यापक पहुंच और प्रत्यक्ष जुड़ाव सुनिश्चित किया जा सके। अगली खबर, पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की अप्रकाशित किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी हुई लीक। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे द्वारा लिखी जो बुक है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी की प्री प्रिंट कॉपी की आधिकारिक अनुमति के बिना ऑनलाइन प्रसारित होने की खबरों का संज्ञान लिया है। दिल्ली पुलिस ने इस पर क्रम से प्रमुख जो सूचना के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की है, एफआईआर दर्ज की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कई न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर यहां जानकारी सामने आई है कि पुस्तक का प्री प्रिंट संस्करण इंटरनेट पर उपलब्ध है, जबकि इसकी प्रकाशन के लिए सक्षम अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार की गई इसी शीर्षक वाली पुस्तक की एक टाइपिस्ट सेट पीडीएफ काफ़ी कुछ वेबसाइटों पर उपलब्ध है। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन शॉपिंग और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर किताब का अंतिम कवर प्रकाशित किया जा रहा है, जिससे यहाँ आभास हो रहा है कि यहाँ पहले से ही बिक्री के लिए उपलब्ध है।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कथित या लीक या उल्लंघन की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की विशेष प्रकोष्ठ में मामला दर्ज किया दिया गया है। जैसे कि आपको पता होगा कि इस बुक को लेकर के राजनीति भी काफ़ी हुई है, राजनीतिक विवाद भी खड़ा हुआ है, जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई बाधित हुई है और जिस पर काफ़ी प्रश्न देश की सुरक्षा से लेकर उठे हैं। तो ये जो बुक है अभी प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले इसकी कुछ पेज जो है मार्केट में आ चुके हैं और इसी बात को लेकर के दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है कि इसमें किसका हाथ है, क्या जिसको प्रिंट के अधिकार दिए थे उसने पहले ही लीक कर दिया या कुछ और क्या मामला है, उस पर दिल्ली पुलिस जांच करेगी। अंत में बात करें आज वैकेंसीज के बारे में, तो यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए बम्पर वैकेंसी जारी की गई है। बेंगलुरु के अंतर्गत 200 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है, हैदराबाद में 100, एनसीआर में 50, चेन्नई के अंतर्गत 30 और मुंबई में 30 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। उसी तरह से पुणे में 30 की रिक्वायरमेंट है। अभी यहाँ पर बताई गई है एटलीस्ट 22 ईयर ओल्ड एंड नॉट मोर देन 60 ईयर, तो 60 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिनके पास LMB ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अभी यहाँ पर वैकेंसीज लिथियम अर्बन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सर्विस प्रोवाइडर की वैकेंसी इनके द्वारा जारी की गई है। काम क्या रहेगा यहाँ पर, विशेषकर ड्राइविंग से रिलेटेड काम है। सैलरी कितनी दी जाएगी उसकी जानकारी यहाँ पर कंप्लीट दी गई है। पीरियड को पॉज करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी अलग अलग सिटीज में अलग अलग टाइप का पेमेंट यहाँ पर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। और लास्ट डेट अप्लाई करने की 12 फरवरी 2026 है। आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू अप्लाई करना होगा। इससे संबंधित PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पर जॉब जो रहेगा ड्राइवर का रहेगा,